So finally the last part of this chapter, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसको कहा जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल्स जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड्स, उनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखा रहे हैं तो ये वीकर साइड से जो है स्ट्रॉन्गर साइड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जाना पसंद करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। डेवलप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दस टेंड्स टू मूव फ्रॉम द वीकर टू स्ट्रॉन्गर रीजन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसके कुछ एग्जांपल आपको एज इट इज याद करने हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम और लास्ट में कुछ एक एलॉय है जैसे अल्निको। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे एग्जांपल लिखे गए हैं। फैकोनी मैंने ट्रिक बताई थी, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, फिर जीडी मतलब गैडोलिनियम होता है, और एलॉय लिखे हैं अल्निको। एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट का जो एलॉय होता है उसको अल्निको बोला जाता है। ठीक है, ये सिंपल था फेरोमैग्नेटिज्म। इसका ओरिजिन समझते हैं। तो ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म कैसे होता है, इसके लिए हम डोमेन थ्योरी देते हैं जो कि वीज ने दी थी। ठीक है, तो हम कहते हैं वीज डोमेन थ्योरी। तो वीज डोमेन थ्योरी, वीज क्या बोल के गया, वीज बोल के गया कि ना, जैसे अगर ये फेरोमैग्नेटिक एक सब्सटेंस है, इसके अंदर अलग अलग डोमेन्स होंगे। जैसे एक डोमेन ये हो गया, 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 है ना। तो ये बोल के क्या है, डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स मैक्रोस्कोपिक रीजन्स होते हैं, मतलब बड़े रीजन्स होते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, है ना, मतलब इतना भी बड़ा नहीं कि बहुत बड़ा, बट थोड़े से बड़े रीजन्स होते हैं। और इनका टिपिकल साइज 1 मिलीमीटर्स का होता है और ये 10 की पावर 11 एटम्स को लगभग कंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, टिपिकल साइज 1 मिलीमीटर का है और एटम्स 10 की पावर 11 रहते हैं लगभग हर डोमेन में, इन ईच डोमेन। तो क्या होता है, जब आपने नेट एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई है ना, तो आपका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो भी जीरो होता है। क्यों, समझो। आपने नेट एक्सटर्नल फील्ड जीरो लगाई है ना, तो हर डोमेन का अपना जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो एक जगह पर ओरिएंटेड होता है। जैसे इस डोमेन की बात करें तो इसका इधर को जा रहा है, इस डोमेन की बात करूं तो इसका ऊपर को जा रहा है, इस डोमेन की बात करूं तो इसका इधर को जा रहा है, ये हरे वाले की बात करूं तो ये नीचे को आ रहा है, और ये वाला जो डोमेन है इसका फिर इधर को जा रहा है। तो हर किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट अलग अलग है। इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर। तो ये नेट आपस में अपने आप को कैंसिल कर देते हैं। तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो आपका एम वेक्टर है वो भी कितना होता है, जीरो होता है। अब जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं तो तब क्या हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब इसको दे रहे हैं तब क्या हो रहा है समझना। देखो, जब बी नॉट जीरो है तो एम भी जीरो है। अगर एक इधर को है तो एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, ये कैंसिल हो जा रहे हैं। कुल मिला के ये चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है। अब मैंने अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं लगाया, वीक मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, तो आपका जो एम वेक्टर है इट इज डजंट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं होता है, बल्कि एम वेक्टर की डायरेक्शन आएगी किधर को, इधर ही को आएगी, इसी तरफ को जहाँ को आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। तो मैंने इधर को मैग्नेटिक फील्ड लगाई है ना, तो क्या होगा आप देखो, थोड़ी वीक मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो रीजन था मेरा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। यहाँ पर आप देखो हर रीजन बराबर था, है ना, और अलग अलग डायरेक्शन में था, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। बट अब क्या हो रहा है, अब ये वाला जो रीजन है थोड़ा सा बड़ा हो गया है कंपैरेटिवली, जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ये जो रीजन कैंसिल आउट करेंगे, ये इस रीजन को पूरा कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा रीजन बचेगा और नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इधर को आएगा। अब मान लो आपने बी नॉट लगाया और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपने दी, तो सर इसकी मदद से क्या होगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जनरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स इट। ठीक है, ये आपका सिंपल सी बात थी। अब हम समझते हैं, देखो आपने क्यूरी लॉ पढ़ा था, अभी तक क्या पढ़ा था, क्यूरीज लॉ पढ़ा था। अब यहाँ पर ना देखो क्या होता है, जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आता है या जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल आता है, वो आपका डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर में। फेरोमैग्नेटिक भी डेवलप डिपेंड करता है। एक बार मैं देख लूँ कि सारी चीज़ें सही दिख रही हैं, तो एब्सोल्युटली यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अब फेरोमैग्नेटिक भी डिपेंड करता है, लेकिन इसके लिए क्यूरी लॉ नहीं आती, इसके लिए मॉडिफाइड क्यूरी लॉ आती है। क्या आती है, मॉडिफाइड क्यूरी लॉ आती है, या मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ आती है, या इसी को हम क्या बोलते हैं पता है आपको, मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ या वीज क्यूरी लॉ बोलते हैं, क्योंकि वीज ने ही आपका फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया था। तो वीज क्यूरी लॉ इसको बोलते हैं। तो होता क्या है, मेरे पास मान लो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर मैं इसको हीट करूंगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो जिस भी टेम्परेचर में ये पैरामैग्नेटिक बना, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं।
क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, या उस टेम्परेचर को क्यूरी पॉइंट बोलते हैं, उसको टीसी से दिखाते हैं। तो मॉडिफाइड क्यूरी लॉ क्या है, वो बोलता है Xim इज इक्वल्स टू C प्राइम अपॉन T माइनस TC, जहाँ पर ये जो C प्राइम है ये न्यू क्यूरीज कांस्टेंट है, ये न्यू क्यूरीज कांस्टेंट है। TC वो टेम्परेचर है जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाए, और T जो टेम्परेचर हो पहले का टेम्परेचर यहाँ पर है। ठीक है, Xim इक्वल टू इतना, और Xim को आप कैसे लिख सकते हो, M/H। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आनी चाहिए। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मिलते हैं अगले चीज़ में, दैट इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने वाले हैं।